जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अव्यय शब्दों के बारे में। अव्यय शब्द जिनका प्रयोग हम अधिकतर पाठ के बीच में भी देखते हैं और अपठित गद्यांश हो या पठित गद्यांश हो, इनमें भी हमें अव्यय शब्द देखने के लिए मिलते हैं। इससे संबंधित प्रश्न उसमें देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ अव्यय शब्दों का एक प्रश्न तो निश्चित रूप से हर प्रश्न पत्र में आता ही है। तो आइए चर्चा करते हैं अव्यय शब्दों के बारे में, देखते हैं, समझते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले अव्यय शब्दों की एक परिभाषा है, इसको समझ लेते हैं और फिर इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यवयेति तद अव्ययम। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु कहते हैं तीनों लिंगों में। कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तीनों लिंगों में जो समान होता है। और सर्वासु च विभक्तिषु, और सारी विभक्तियों में भी एक समान ही रहता है। वचनेषु च सर्वेषु, और सारे वचनों में एक समान रहता है। कौन कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यन्य वेति, जो वय नहीं होता, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होता है? तद अव्ययम, उसको अव्यय कहते हैं। अर्थात एक बार फिर से समझते हैं, जो तीनों लिंगों में एक समान रहता है, सारी विभक्तियों में एक समान रहता है, सारे वचनों में एक समान रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। गजः शनैः शनैः चलति। गजः अर्थात हाथी, शनैः शनैः चलति, धीरे धीरे चलता है। और उदाहरण है गजाः शनैः शनैः चलन्ति। बहुत सारे हाथी धीरे धीरे चलते हैं। फिर है त्वम शनैः शनैः चलसि, तुम धीरे धीरे चलते हो। आवाम शनैः शनैः चलावः, हम दोनों धीरे धीरे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गजः शनैः शनैः चलती में एक हाथी के बारे में बात की गई है, हाथी धीरे धीरे चलता है। दूसरे वाक्य में गजाः शनैः शनैः चलन्ति, इसमें कहा गया है बहुत सारे हाथी धीरे धीरे चलते हैं। और फिर क्या है? त्वम शनैः शनैः चलसि, तुम धीरे धीरे चलते हो। और अंत में आवाम शनैः शनैः चलावः, अर्थात हम दोनों धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पर भले ही एक वचन का कर्ता है या बहुवचन का कर्ता या द्विवचन भी प्रयोग किया गया है, और प्रथम पुरुष का कर्ता है, मध्यम पुरुष का कर्ता है या उत्तम पुरुष का कर्ता है, तीनों में समान रूप से प्रयोग किया गया है। किसका? शनैः शनैः अव्यय शब्द का। गजः शनैः शनैः चलति, हमने एक वचन में यहाँ इसका प्रयोग किया। गजाः शनैः शनैः चलति चलन्ति, हमने यहाँ बहुवचन में इसका प्रयोग किया। त्वम शनैः शनैः चलसि, यहाँ हमने मध्यम पुरुष के एक वचन में भी इसका प्रयोग किया। आवाम शनैः शनैः चलावः, उत्तम पुरुष के द्विवचन में भी इसका प्रयोग समान रूप से किया गया। अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तभी ये क्या है? अव्यय शब्द। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आइए अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अव्यय जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक रूढ़ अव्यय और दूसरा यौगिक। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ अर्थात वो शब्द जो अपने प्रचलित अर्थ के कारण
किसी एक विशेष अर्थ से जाने जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर है अपि या च, अद्य या इसी तरह के और शब्द, है ना, जो अव्यय शब्द हैं हमारे। और फिर आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है भाई? यौगिक होता है जो शब्दों के योग से बनता है, मतलब जो धातुओं और प्रत्ययों के योग से बनता है। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? जिनके योग से बने हुए शब्द अव्यय कहलाते हैं। ल्यप हो गया और कत्वा प्रत्यय हो गया और तुमुन प्रत्यय। इन प्रत्ययों को जब हम धातु में लगाते हैं और धातु में लगाने के बाद जो शब्द बनता है वो फिर अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अब थोड़े से अव्यय शब्दों को देख लेते हैं, उनके अर्थों को जान लेते हैं और फिर उनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी समझ लेते हैं। तो पहले ये जो अव्यय शब्द दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं ताकि आप एक बार इनको पढ़कर इनके अर्थ को समझ लें, क्योंकि हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में कुछ ही अव्यय हो इनमें से, लेकिन जो पाठ आप पढ़ते हैं, जो अपठित गद्यांश आपके सामने आता है, उसमें वो जो पाठ्यक्रम के आपके अव्यय शब्द होंगे ना, वहीं तक सीमित नहीं रह जाएंगे। वहां पर अव्यय शब्द कोई सा भी आ सकता है। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है, उसके अर्थ को आप समझते हैं, तो आप उससे संबंधित प्रश्न को हल कर देंगे। और अगर आपने सिर्फ वही अव्यय शब्द पढ़े हैं 2, 4, 6 या 8, 10 जो आपको आपके टीचर ने बता दिए हैं कि भाई ये आपके सिलेबस में है, तो अगर उनसे अलग कोई आ गया फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो करना क्या है कि इन अव्यय शब्दों को एक बार आप बहुत ध्यान से पढ़ लें, इनके अर्थ को समझ लें। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती अव्यय शब्दों को, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत छोटे और आसान शब्द हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो आइए जरा समझते हैं इनको। समयवाचक अव्यय, समयवाचक अर्थात जो समय से संबंधित अर्थ को बताते हैं। कौन सा? जैसे अधुना, अधुना अर्थात अब, अद्य अर्थात आज, अचिरात शीघ्र ही, सर्वदा हमेशा और कदा माने कब, तदा तब, क्षिप्रम शीघ्र, फिर दिवा अर्थात दिन में, परश्वः, परश्वः परसों, परसों मतलब आने वाला, जो कल है उसके बाद वाला दिन, प्रातः अर्थात सुबह, यदा कदा कभी कभी, श्वः अर्थात कल, कौन सा कल भाई? हाँ, आने वाला, आने वाला कल, श्वः आने वाला कल, यह बीता हुआ कल, पुरा माने पुराने समय से या पुराने समय में। फिर कुछ अव्यय होते हैं जो हमें स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे अत्र माने यहाँ, अन्यत्र माने कहीं और या दूसरी जगह, कुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, यत्र और तत्र अर्थात कहीं कहीं, सर्वत्र माने सब जगह, और अभितः, अभितः माने दोनों ओर, किसी चीज के दोनों ओर, है ना। फिर है प्रकारवाचक अव्यय, जिनसे कि हमें किसी चीज के प्रकार के बारे में पता चलता है, जैसे यथा माने जिस प्रकार, एवं इस प्रकार या इस तरह, सर्वथा सब प्रकार, तथा उस प्रकार या वैसे, कथम किस प्रकार या कैसे। यथा और तथा जैसे और तैसे, ये इनका अर्थ है ना। बहुत आसान से है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कुछ और अव्यय शब्द हैं, आइए इनको भी समझ ले। अपी माने भी, बहुत देखने के लिए मिलता है, ये तो करीब करीब हर पाठ में मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। अलम अर्थात बस या पर्याप्त, अतः इसलिए, अधः नीचे, अग्रे आगे, अन्यथा नहीं तो, आम जी हाँ, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, यस मैम,
ऐसी हम संस्कृत में कह सकते हैं आम, महोदया या महोदय। इतस्ततः इधर उधर, इव अर्थात समान, ऊपरी ऊपर, उच्चैहि जोर से, एव ही किंतु लेकिन, कुतः कहाँ से, तीव्रम तेज, च और, ये भी अव्यय शब्द आपके सामने बार बार आता है। ततः वहां से, इसके बाद, ये दोनों अर्थ इसके हो सकते हैं। न अर्थात नहीं, पश्चात अर्थात बाद में या पीछे, पुनः फिर, प्रायः अधिकतर, बही बाहर, वृथा माने व्यर्थ में या बेकार। यतः, यतः मतलब क्योंकि, शनैहि शनैहि धीरे धीरे, सहसा अर्थात एकाएक, सह माने साथ। इन अव्यय शब्दों को आप 4-5 बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो इनके अर्थ आपको याद हो जाएंगे, और एक बार इनके अर्थ याद हो गए बस फिर कोई परेशानी नहीं होगी, फिर आप इनका प्रयोग भी आराम से कर पाएंगे, और पाठ के बीच में यदि ये हैं तब भी आप इनको समझ सकते हैं, और अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश में यदि ये आ गए तो फिर तो आपके जितने भी 2 नंबर 3 नंबर इससे संबंधित जो प्रश्न होगा वो तो पक्का है ही है। कम से कम 5 नंबर तो मान के चलें। कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्त स्थान में आ जाते हैं तो 3 या 4 नंबर का ये प्रश्न होता है, और पठित और अपठित गद्यांश में भी कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है ना। तो इसलिए जरा ध्यान से इसको समझ लें, 5 नंबर मायने तो बहुत रखते हैं, है ना। आइए अभ्यास प्रश्न देखें। कक्षा 6 से 8 तक में अधिकतर जो अभ्यास में अधिकतर जो प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आते हैं ये रिक्त स्थान में आते हैं, अव्यय शब्दों से संबंधित। ऊपर मंजूषा दी हुई होती है और रिक्त स्थान दिया होता है, वाक्य दिए होते हैं, और मंजूषा से अव्यय शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में उनको पूरा करना होता है। तो आइए जरा समझ लें इसको भी। जैसे है त्वम गच्छसि, अब देखिए जब इस तरह का रिक्त स्थान आपके सामने है और जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें इस मंजूषा से कोई ऐसा शब्द छांट कर लिखना है जो इस वाक्य को प्रश्न बना दे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, त्वम कुत्र, तो क्या होगा, त्वम कुत्र गच्छसि, हमारा प्रश्न तैयार हो गया। अहम जंतुशालाम गमिष्यामि, अब देखिए गमिष्यामि अर्थात भविष्यत काल, तो इसका मतलब आज के बारे में तो बात है ही नहीं, ना भूतकाल के बारे में बात है, भविष्यत काल के बारे में बात है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अहम श्वः, श्वः अर्थात कल, आने वाला कल, अहम श्वः जंतुशालाम गमिष्यामि, मैं कल जंतुशाला जाऊंगा, जंतुशाला चिड़ियाघर, है ना। सिंह धावती, शेर दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे तो नहीं दौड़ता होगा शेर, कैसे दौड़ता है भाई, तीव्रम, सिंह तीव्रम धावती, शेर तेज दौड़ता है। अब देखिए कभी कभी जो दो अव्यय शब्द होते हैं वो मिलाकर भी आ जाते हैं, मतलब उन दोनों का प्रयोग निश्चित रूप से एक ही वाक्य में होता ही होता है। जैसे वर्षा भवति मंडूकः वदति, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, यदा तदा, तो यहाँ लिखते हैं यदा अर्थात जब वर्षा होती है, तदा मंडूकः वदति, तब मेंढक बोलते हैं। ठीक। कच्छपः चलति, कछुआ चलता है, कैसे चलता है भाई कछुआ, शनैहि और शनैहि, ये जो शनैहि शनैहि अव्यय शब्द है ना, ये हमेशा 2 बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है बालक, अत्र पठति, बालकः अत्र पठति, बालक यहाँ पढ़ता है। सोमवासरः अस्ति, सोमवार है, कब है भाई सोमवार, अद्य, ठीक है, अद्य सोमवासरः अस्ति। छात्राः क्रीड़ा स्थले, छात्र क्रीड़ा स्थल पर, धावन्ति दौड़ते हैं, कहाँ दौड़ते हैं,
इतस्ततः, क्या अर्थ है इतस्ततः का? हाँ, इतस्ततः माने इधर उधर। जब बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी को बुला रहा है ना? छात्राः क्रीड़ा स्थले इतस्ततः धावन्ति, इधर उधर दौड़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है, माता आपणम गच्छति, माता बाजार जाती है। बालिका फिर रिक्त स्थान है, तया सह गच्छति, बालिका उनके साथ जाती है। तो क्या आना चाहिए यहाँ, अपि। बालिका अपि तया सह गच्छति, बालिका भी उनके साथ जाती है। हम्म? फिर है रामः श्यामः कार्यम कुरुतः, राम और श्याम कार्य करते हैं। तो जब भी हम दो शब्दों के बीच में हिंदी में और होता है तो संस्कृत में हमेशा उनके बाद प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, रामः श्यामः च, तो राम और श्याम कार्य करते हैं। ठीक है, समझ आया? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा अव्यय शब्दों के बारे में। क्या होते हैं अव्यय? अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी विभक्ति, वचन, लिंग और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, हमेशा एक ही समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमने अव्यय शब्दों को पढ़ा, उसकी परिभाषा को जाना, साथ ही साथ कुछ प्रत्यय शब्द भी, उनके प्रत्यय से बने हुए जो कुछ शब्द होते हैं वो भी अव्यय शब्दों की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कत्वा, तुमुन, ल्यप आदि जो प्रत्यय हैं इनसे बने हुए शब्द भी कैसे प्रयोग होते हैं, अव्यय शब्दों की तरह से। ठीक, हमने इन शब्द को पढ़ा, ध्यान से समझा और इनका वाक्य में प्रयोग और रिक्त स्थान में कैसे इनको पूरा किया जाए ये भी जाना। ठीक है, आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।